हेलो साथियों, मैं रविंद्र यादव आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हमने कल से अपनी साइंस की सीरीज स्टार्ट की थी। उसमें मैंने आपको कल पढ़ाया था यूनिट एंड मेजरमेंट, उसका बेसिक भी बताया था और कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन भी कराए थे। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं टोटल यूनिट एंड मेजरमेंट के जो आपकी यूथ की बुक होती है, रेलवे के लिए बहुत ही अच्छी बुक होती है, मैं उसके कम्प्लीटली यूनिट एंड मेजरमेंट के एमसीक्यू क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। तो देखिए और आप अपना स्कोर चेक कीजिएगा कितना आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, रेलवे ग्रुप डी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? तो देखिए पहले तो समझ लीजिए प्रतिरोधकता होती क्या है। प्रतिरोधकता को हम रो से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? रो से दर्शाते हैं, रो से। प्रतिरोधकता को हम रो से दर्शाते हैं और रो बराबर होता है आर ए अपॉन एल, जिसको हम रजिस्टिविटी कहते हैं, इसको इंग्लिश में रजिस्टिविटी। तो बताइए प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। इसका क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। और लंबाई का क्या होगा? मीटर। तो एक घात से एक घात ये कैंसिल हो जाएगी, तो इसका जो मात्रक आ जाएगा वो आ जाएगा ओम इंटू मीटर। ओम इंटू में क्या आ जाएगा बताइए? मीटर। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। सी ऑप्शन इसका एकदम सही आंसर होगा। अब देखिए एक नोट पॉइंट और समझ लीजिएगा अच्छे से, एक नोट पॉइंट और समझ लीजिएगा कि ये प्रतिरोधकता किस किस पर निर्भर करती है। ये प्रतिरोधकता किस किस पर निर्भर करती है वो मैं नोट पॉइंट लिख दे रहा हूं। मैं नोट पॉइंट लिख दे रहा हूं। प्रतिरोधकता, रजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता केवल पदार्थ की प्रकृति तथा तापमान पर निर्भर करती है। तापमान पर निर्भर करती है। उसकी लंबाई तथा क्षेत्रफल पर नहीं। उसकी लंबाई तथा क्षेत्रफल पर नहीं। तथा क्षेत्रफल पर नहीं। कहने का मतलब ये है, रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस एंड द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस, नॉट डिपेंड ऑन एरिया एंड लेंथ। मेरा कहने का मतलब ये है, प्रतिरोधकता केवल और केवल या तो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी या फिर केवल नेचर ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की प्रकृति पर। यदि पदार्थ चांदी का है, लोहे का है, इस बात पर निर्भर करती है, या फिर इस बात पर निर्भर करती है यदि आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी चेंज होगी, और यदि आप टेम्परेचर घटाएंगे तो रेजिस्टिविटी चेंज होगी। इसका मतलब ये टेम्परेचर भी डिपेंड करती है और केवल नेचर ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, क्षेत्रफल और लंबाई पर नहीं। आपका क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि यदि ये कंडक्टर वायर है, मतलब चालक तार है, अगर हम इसकी लेंथ को n टाइम्स करते हैं, मतलब n गुणा बढ़ा दें या घटा दें, तो इसकी प्रतिरोधकता पर क्या फर्क पड़ेगा? तो आपको आंसर हमेशा ये देना है नो चेंज, यानी रेजिस्टिविटी ऑलवेज विल बी द नो चेंज इफ यू चेंज द लेंथ एंड एरिया। कहने का मतलब ये है, यदि आप किसी वायर की लेंथ या एरिया को चेंज करते हैं तो उसकी रेजिस्टिविटी हमेशा क्या होगी? नो चेंज रहेगी। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी कंडक्टर की बढ़ेगी और चालक की बढ़ेगी, और यदि आप टेम्परेचर को कम करेंगे तो चालक की रेजिस्टिविटी या प्रतिरोधकता हमेशा क्या होगी? डिक्रीज करेगी, मतलब कम होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक जूल बराबर होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 जूल? एक जूल बराबर क्या होता है? तो आपको अच्छे से पता होगा कि 1 जूल बराबर होता है 10 की घात 7 अर्ग।
10 की घात 7 अर्ग। द वैल्यू ऑफ 1 जूल इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। अर्ग इज द सीजीएस यूनिट ऑफ अ वर्क। कहने का मतलब क्या है कि जूल जो होता है वो एसआई मात्रक होता है। क्या होता है बताइए? एसआई मात्रक होता है जूल। कार्य का किसका बताइए? कार्य का एसआई मात्रक, कार्य का एसआई मात्रक होता है। जबकि अर्ग क्या होता है? अर्ग होता है कार्य का सीजीएस मात्रक, कार्य का सीजीएस मात्रक। द सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क इक्वल्स टू क्या होगा बताइए? अर्ग। तो कार्य का सीजीएस मात्रक होता है अर्ग, और कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है बताइए? कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल। हम जानते हैं द रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग, 1 जूल इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। तो ये मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपको विशेष ध्यान रखना है 1 जूल का जो मान होता है वो होता है 10 टू द पावर 7 अर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब बताइए विभवांतर किस में मापते हैं? यानी यूनिट पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस का, यूनिट पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस का। तो आप जानते हैं फैराड तो किसका मात्रक है? धारिता का। ये तो किसका है? कैपेसिटी का। ये किसका है बताइए? बल का। फोर्स का मात्रक है डायन, जो कि हम जानते हैं 1 न्यूटन बराबर कितना होता है बताइए? 10 टू द पावर 5 डायन होता है। द वैल्यू ऑफ 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डायन होता है। 1 न्यूटन का मान ये सीजीएस में होता है, सीजीएस में होता है डायन। किस में होता है? सीजीएस में। ये है आपका विभवांतर का, किसका मात्रक है ये? विभवांतर का, विभवांतर का मात्रक है ये वोल्ट। विभवांतर का मात्रक क्या है? वोल्ट। और कूलम किसका है बताइए? आवेश का। तो हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में? हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि विभवांतर किसके द्वारा मापते हैं, मतलब विभवांतर का मात्रक क्या है? तो उसका आंसर होगा वोल्ट। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बल का मात्रक है, तो बताइए बल का मात्रक क्या है बताइए? न्यूटन। बल का मात्रक क्या है बताइए? न्यूटन। फैराडे किसका मात्रक है? ये आवेश का वैद्युत चुंबकीय पद्धति में मात्रक होता है ये। और ये किसका है? दूरी का, दूरी का छोटा मात्रक है फर्मी। दूरी का छोटा मात्रक है फर्मी, जो कि 1 फर्मी बराबर होता है द वैल्यू ऑफ 1 फर्मी इक्वल्स टू 10 टू द पावर -15 मीटर। 10 टू द पावर -15 मीटर, जो कि ये नाभिक की त्रिज्या होती है। द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इक्वल्स टू 10 टू द पावर -15 मीटर। नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है बताइए? 1 फर्मी होती है, या इसी को हम कहते हैं द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इक्वल्स टू 1 फर्मी या 10 टू द पावर -15 मीटर। अब मैं यही बता देता हूं, लेकिन परमाणु की त्रिज्या द रेडियस ऑफ एटम इक्वल्स टू 1 एंगस्ट्रॉम। परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? परमाणु की त्रिज्या होती है आपकी 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है? 10 टू द पावर -10 मीटर। द वैल्यू ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10 टू द पावर -10 मीटर। ये होती है परमाणु की त्रिज्या और ये होती है नाभिक की त्रिज्या। अब देखिए रदरफोर्ड, रदरफोर्ड भी मात्रक है किसका? रेडियो एक्टिविटी का। किसका मात्रक है? रेडियो एक्टिविटी का यूनिट होता है ये रदरफोर्ड। अगर आप रेडियो एक्टिविटी का यूनिट देखेंगे, रेडियो एक्टिविटी के 3 यूनिट होते हैं। ऐसा यूनिट होता है बैकुरल, और अन्य मात्रक होता है रेडियो एक्टिविटी का रदरफोर्ड भी होता है और क्यूरी भी होता है, जैसा कि आपने सुना होगा पियरे क्यूरी के नाम पर जो था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं सभी ऑप्शन को एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा कि कौन क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बल का मात्रक। सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, न्यूटन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पारसेक। अब बताइएगा आप कि पारसेक किसका मात्रक होता है? वैसे इसका पूरा नाम होता है पैरालैक्टिक सेकंड। पैरालैक्टिक सेकंड इसका पूरा मात्रक होता है, जो कि सबसे बड़ा मात्रक होता है दूरी का। सबसे बड़ा मात्रक होता है दूरी का पारसेक। देखिए एक तो खगोलीय मात्रक होता है दूरी का, एक होता है प्रकाश वर्ष और एक होता है पारसेक। तो पारसेक सबसे बड़ा मात्रक है दूरी का। किसका मात्रक है? पारसेक सबसे बड़ा दूरी का मात्रक है। तो ए ऑप्शन एकदम सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रतिरोध का मात्रक है, तो आपने खूब अच्छे से सुना होगा, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ओम किसका मात्रक है? प्रतिरोध का। किसका मात्रक है? ओम, प्रतिरोध का। कूलाम किसका मात्रक है बताइए? आवेश का, चार्ज का यूनिट है कूलाम। एम्पियर किसका मात्रक है? वैद्युत धारा का। किसका बताइए?
विद्युत धारा का, और ये वोल्ट किसका मात्रक है, विभवांतर का, किसका मात्रक है, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है ये। तो मुझे आशा है कि आपको सभी ऑप्शन अच्छे से एक्सप्लेन समझ में आए होंगे, तो इसका ए ऑप्शन एकदम सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक है, तो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, डायोप्टर, जो कि लेंस की क्षमता को हम P से दर्शाते हैं, और P बराबर होता है 1/f, जहां f होती है फोकस दूरी, f क्या होती है बताइए, फोकल लेंथ, फोकस दूरी। और जब इस अगर हमें डायोप्टर लाना है तो किस में मापते हैं इसको, मीटर में, फोकस दूरी को किस में मापते हैं, मीटर में। ये आपको ध्यान रखना है कि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। ये तो आपको पता है दूरी का, ये कार्य का है, और ये किसका है बताइए, बल का है। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आवर्धन की इकाई है, अब की क्वेश्चन आया है आवर्धन की इकाई है। पहले तो समझ लीजिए ये आवर्धन होता क्या है, इसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। क्या होता है ये, मैग्निफिकेशन, इसे m से दर्शाते हैं। और आपने 10th में रे ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा कि m बराबर होता है I/O या प्लस माइनस V/U। अगर यहाँ दर्पण होता है तो माइनस आ जाता है, अगर लेंस होता है तो क्या आता है बताइए, प्लस आ जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, ये होती है प्रतिबिंब की ऊंचाई और ये होती है वस्तु की ऊंचाई। तो बताइए ये भी मीटर या सेंटीमीटर में होगा, ये भी मीटर या सेंटीमीटर में होगा, तो इसका कोई मात्रक आएगा क्या, नहीं, क्योंकि ये क्या है, अनुपात है। आवर्धन क्या है, एक रेशियो है। मैग्निफिकेशन इज अ रेशियो, सो इट हैज नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। कहने का मतलब क्या है, मैग्निफिकेशन एक अनुपात है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता और ना ही कोई विमा होती। तो क्या लगा देंगे बताइए, इसकी कोई विमा या मात्रक नहीं है। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसे ही अपवर्तनांक, मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कल बताया था आपको। अपवर्तनांक भी क्या होता था, एक रेशियो है, किस किस का, जो वैक्यूम में लाइट की स्पीड होती है और किसी मीडियम में लाइट की स्पीड होती है। तो बताइए इसकी सी का मान कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब हमें माननीय मात्रक निकालना है, तो ये नीचे भी कुछ ना कुछ मीटर पर सेकंड ही आएगा। तो बताइए मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो ये रेशियो ही तो बचेगा। क्या इसका कोई मात्रक होगा क्या, क्या इसका कोई मात्रक होगा क्या, नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, सो इट हैज नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। कहने का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक एक अनुपात होता है निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का, इसलिए इसका कोई मात्रक तथा कोई विमा नहीं होती। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेडियो धर्मिता की ऐसा इकाई क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। देखिए मैंने अभी बताया था कि रेडियो एक्टिविटी की ऐसा इकाई क्या बताई थी मैंने, वैकुरल। ऐसा इकाई क्या बताई थी मैंने, वैकुरल। वैसे होती ये भी है, क्यूरी भी होती है, रदरफोर्ड भी होती है, लेकिन उसने क्या पूछा है आपसे, हमेशा ऐसा यूनिट पूछेगा। क्या पूछेगा बताइए, अगर अन्य मात्रक हो पूछा होता तो फिर क्यूरी या रदरफोर्ड भी सही होता, लेकिन ऐसा ही पूछा है, इसलिए क्या होता है, हेनरी वैकुरल होता है। तो ए ऑप्शन एकदम सही आंसर होगा। ये तो आप इसका पता ही है आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक ऐसा ही मात्रक नहीं है, कौन सा एक ऐसा ही मात्रक नहीं है। तो देखिए ये वाला एक ऐसा ही मात्रक नहीं है, कैलोरी। कैलोरी कैसा है, सीजीएस पद्धति में ऊष्मा का या मात्रक होता है, सीजीएस पद्धति में ऊष्मा का मात्रक होता है, जबकि ये सभी क्या है, ऐसा ही मात्रक है। तो ए ऑप्शन एकदम सही आंसर होगा। ये जो कैलोरी है ये सीजीएस यूनिट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, निम्न में से कौन सी तापमान की ऐसा इकाई है। देखिए इसमें भी टेम्परेचर की सभी इकाई हैं, सभी इकाई, चाहे डिग्री सेल्सियस कह लीजिए, चाहे आप फ़ारेनहाइट कह लीजिए, चाहे आप केल्विन कह लीजिए, ये सभी हैं। लेकिन उसने पूछा है कि एसआई कौन सी पूछी है बताइए, द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो वो हमेशा क्या होगा बताइए, केल्विन। वो हमेशा क्या होगा बताइए, केल्विन। जो आप जानते हो कि के बराबर ये भी होता है C+273, C+273। या आपने ये भी पढ़ा होगा कि C बराबर 5
F माइनस 32/9। आपने ये भी पढ़ा होगा कि सी में और फारेनहाइट में संबंध होता है C = 5 कोष्टक में F माइनस 32/9 या K बराबर C प्लस 273, या आप ये भी कह सकते हैं C बराबर K माइनस 273। ये इनमें संबंध होता है, ये इनमें संबंध होता है टेम्परेचर में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। देखिए अगर हम डायरेक्शन के आधार पर देखें तो जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो 2 टाइप्स की होती हैं। एक तो होती है अदिश राशि, एक होती है सदिश राशि। अदिश राशि को हम इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, और जबकि सदिश राशि को हम इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो जिनमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है तथा वो वेक्टर लॉ को फॉलो करती हैं, यानी सदिश नियम को पालन करती हैं, उन्हें हम सदिश राशि कहते हैं। जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है और वे सदिश नियम के योग का पालन नहीं करती हैं, उन्हें हम अदिश राशि कहते हैं। तो देखते हैं कौन से में दिशा नहीं है, वही क्या होगी। अदिश का आ का मतलब क्या है, दिशा नहीं, दिशा नहीं। तो दिशा नहीं, तो इसका मतलब क्या है, देखते हैं कौन से में दिशा नहीं होगी। संवेग में होती है, ये बात सही है, बिल्कुल संवेग सही है। बल में होती है, वेग में भी होती है, लेकिन द्रव्यमान में कोई भी दिशा नहीं होती, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे उचित विकल्प चुने। संवेग में डॉट 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 होता है, कोई दिशा नहीं, गलत बात है। दिशा देखते हैं, परिमाण और दिशा, मैंने अभी बताया था कि मोमेंटम में डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन सबसे सटीक आंसर है, सबसे उचित आंसर है इस क्वेश्चन का। परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, कंप्लीटली इसमें दिया है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कार्य में। देखिए कार्य में पहले तो आप ये समझिए, कार्य एक कैसी राशि है, अदिश। कार्य एक कैसी राशि है, अदिश। तो इसमें परिमाण तो होगा, परिमाण तो होगा, मैग्नीट्यूड तो होगा, बट दिशा नहीं होगी। इसमें दिशा नहीं होगी, परिमाण होगा लेकिन दिशा नहीं होगी। तो ये कह रहा है कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। बिल्कुल सही है, कोई दिशा नहीं होती, केवल क्या होता है, परिमाण होता है। दिशा और परिमाण दोनों ही नहीं होते हैं, ये गलत बात है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैग्नीट्यूड ना हो, दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, ये गलत बात है। केवल दिशा होती है, परिमाण नहीं, ये भी गलत है। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का आंसर, कि कोई दिशा नहीं होती, केवल क्या होता है, परिमाण होता है। यानी वर्क हैज नो डायरेक्शन बट ओनली हैज मैग्नीट्यूड। कहने का मतलब क्या है, वर्क में मतलब कार्य में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। बिकॉज वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वर्क कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो ये भी आपका क्लियर हुआ होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट में 1000 वाट होंगे। अरे ये तो सिंपल है, 1 किलोवाट में कितने वाट होंगे बताइए। 1 किलोवाट में कितने होंगे, 1000 वाट। 1000 वाट में और भी बता दे रहा हूं, 1 मेगावाट, ये बड़ी एम, ये होता है मेगावाट। 1 मेगावाट बराबर होता है 10⁶ वाट, 10⁶ वाट। और 1 मिलीवाट, इसको बोलते हैं मिली, छोटी एम को बोलते हैं मिली, और ये होता है 10⁻³ वाट। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी पूछ लेता है कभी कभी। और एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर, 1 अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत पूछता है, ये बहुत पूछता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 HP बराबर, 1 हॉर्स पावर बराबर कितने वाट होते हैं, तो वो होते हैं 746 वाट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है, इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है। तो देखिए ये भी सदिश है, ये भी सदिश है, त्वरण भी सदिश है, बलागुण भी सदिश है, लेकिन शक्ति सदिश नहीं है। पावर P बराबर क्या होता है, W/T। इसका मात्रक क्या होगा, जूल प्रति सेकंड या वाट, जूल प्रति सेकंड, या इसी को कहते हैं हम वाट। तो शक्ति एक कैसा है, अदिश राशि है। कैसी राशि है बताइए, अदिश, जिसको हम स्केलर कहते हैं। कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है ये। पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 1 हॉर्स पावर। देखिए मैंने अभी बताया था, तुरंत ही आ गया। 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, तो देख लीजिए 746 वाट।
मैंने अभी आपको बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और ये इसी में तुरंत ही आ गया कि 1 हॉर्स पावर में 1 HP इक्वस टू कितना होता है 746 वाट। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 किलोवाट घंटा, देखिए 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर या घंटा, इसको बोलते हैं 1 यूनिट। 1 यूनिट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए 1 यूनिट। तो किलोवाट को यदि वाट में चेंज करेंगे तो 1000 आ जाएगा और 1000 वाट आ जाएगा। अगर आप घंटा को सेकंड में चेंज करेंगे तो 3600 सेकंड आ जाएंगे। ये क्या बन जाएगा बताइए वाट, और ये क्या बन जाएगा इनटू में क्या हो जाएगा सेकंड। ये क्या हो जाएगा बताइए सेकंड, तो वाट इंटू सेकंड को जूल कहते हैं। अब देखिए 36 के बाद कितने हो जाएंगे 5 जीरो, 36 के बाद कितने हो जाएंगे 5 जीरो, तो कहीं है क्या 36 के बाद 5 जीरो, देख लीजिए। तो डी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है बताइए, डी ऑप्शन है। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। तो 1 यूनिट में कितने जूल होते हैं 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। ये आपको ध्यान रखना है। 36 गुणा 10 की घात 5 भी लिख सकते हैं इसको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बताइए, वजन डॉट 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 की एसआई इकाई न्यूटन है। वजन और त्वरण की तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। वजन और बल की, वजन और द्रव्यमान की तो किलोग्राम होती है। तो इसका सही आंसर है वजन और बल की। चाहे आप भार कह लीजिए, चाहे आप न्यूटन कह लीजिए, चाहे आप फोर्स कह लीजिए, सभी की इकाई क्या होती है बताइए न्यूटन होती है। तो बी ऑप्शन एकदम सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, उद्योग में शक्ति की ऐसा इकाई है। उद्योग में शक्ति की एसआई इकाई है। तो शक्ति की जो एसआई इकाई है उद्योग में, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे। देखता हूं आप कैसे बताएंगे या क्या आंसर देंगे। मुझे आशा है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे। एक क्वेश्चन में जरूर छोड़ूंगा आपके लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखता हूं आपको आता है या नहीं आता। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की ऐसा इकाई क्या है वाट। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है वाट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्वनि को मापने के लिए कौन सा एकक यूनिट उद्योग में प्रयोग किया जाता है। कौन से यूनिट का प्रयोग किया जाता है ध्वनि को मापने के लिए। तो ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल, डेसिबल छोटी डी और छोटी बी, इस डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। अब हर्ट्ज मत लगा देना क्योंकि हर्ट्ज तो आवृत्ति का मात्रक होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन, एक पारसेक बराबर क्या होता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं। तो एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। द वैल्यू ऑफ 1 पारसेक इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर, यानी 3.2 लाइट ईयर के 26 लाइट ईयर के बराबर होता है एक पैरालैक्टिक सेकंड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कार्य का मात्रक है जूल। ए ऑप्शन हटाइए जल्दी से। पास्कल इकाई है किसकी बताइए दाब की। पास्कल किसकी इकाई है बताइए दाब की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शक्ति का मात्रक है वाट, खत्म कहानी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी बताइए दूरी की। ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक प्रकाश वर्ष का मान होता है। तो एक प्रकाश वर्ष का मान होता है 9.46 गुणा 10 की घात -15 मीटर। 9.46 गुणा 10 की घात -15 मीटर। एक लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर इक्वस टू, 1 लाइट ईयर इक्वस टू होता है 9.46 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। नेक्स्ट अगला देखिएगा, एक माइक्रोन बराबर होता है। तो एक माइक्रोन मैंने पहले ही बताया था, एक माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। 1 माइक्रोन इक्वस टू 10⁻⁻6 मीटर। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ये होगा नैनोमीटर, ये होगा आपका नैनोमीटर क्योंकि 10⁻⁻9 है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, एसआई मात्रक किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड किसके समान है। किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए ये क्या है, एम मीटर इंटू सेकंड, मीटर इंटू सेकंड। ये क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है किलोग्राम का मतलब होगा एम और मीटर इंटू सेकंड, मीटर इंटू सेकंड। तो किलोग्राम प्रति
मीटर इंटू सेकंड। तो देख लीजिए किसका मात्रक है, किसका मात्रक है, जड़त्व का तो होता है, जड़त्व का तो है नहीं है। संवेग का क्या होता है, P बराबर एम बी, P बराबर एम बी। तो किलोग्राम प्रति नहीं लगाना चाहिए। दाब का मात्रक क्या होता है, P बराबर एफ अपॉन ए, P बराबर एफ अपॉन ए। एफ का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये होगा। और नीचे मीटर स्क्वायर और है, हाँ ठीक है, ये बिल्कुल सही है। तो किलोग्राम, एक घात से एक घात कैंसिल हो जाएगा। पृष्ठ तनाव देख लीजिए, हाँ पृष्ठ तनाव देख लीजिए आप एक बार। टी बराबर क्या होता है, एफ अपॉन एल। तो टी का मात्रक ये आ जाएगा, बल का मात्रक किलोग्राम, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा ये। और ये क्या हो जाएगा, इसका मात्रक क्या है, एल का मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है सभी ऑप्शन गलत हैं, सभी ऑप्शन गलत हैं। यदि यहां पर सेकंड स्क्वायर दे दे, ये सेकंड स्क्वायर दे दे तो दाब का सही हो जाएगा। यदि सेकंड स्क्वायर दे दे तो दाब का सही हो जाएगा। ये गलत क्वेश्चन है, अगर सेकंड स्क्वायर दे दे तो दाब का सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संबंध सही है। तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू दी पावर 5 डाइन। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में कौन एक परमाणु यानी 1 AMU के बराबर होता है। 1 AMU, देखिए पहले ये द्रव्यमान का छोटा मात्रक है, पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए। द्रव्यमान का बहुत छोटा मात्रक होता है 1 AMU। और जो प्रोटॉन का मास होता है, जो मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू कितना होता है बताइए, 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -27 kg। इसी को हम कहते हैं 1 AMU, इसी को हम कहते हैं 1 AMU। ये मत समझना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। तो 1 AMU इक्वल टू होता है 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -27 kg। दिस इज द मास ऑफ प्रोटॉन। तो ये प्रोटॉन का मास होता है, इसी को हम 1 AMU कहते हैं। तो कौन सा सही है, 1.67, 67 कह लीजिए, 66 कह लीजिए, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, बल का CGS तथा SI मात्रक। तो बल का CGS क्या होता है, डाइन, और SI क्या होता है, न्यूटन। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला, ये बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट अगला देखिएगा, SI पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है, 7। ये तो मैंने आपको कल ही पढ़ाया था, 7। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एंगस्ट्रॉम बराबर है 10 की घात -10 मीटर के, 10 की घात -10 मीटर के। तो चलिए आज की क्लास में मैंने यूनिट एंड मेजरमेंट से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट MCQs थे वो सभी करा दिए हैं। आप ऐसी ही क्लास देखने के लिए हमारे चैनल पर लगातार बने रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।